चलिए ठीक है, आप सब लोग तैयार हैं ना? चलिए ठीक है। क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर है आपका टू आज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है ना? सब कंप्लीट है ना? ग्रीन बोर्ड में नजर आ रहा है आपको ये सारा? सही नजर आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना सभी को? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, संविधान निर्माण के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। आपने जो शब्द है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई बार सुना होगा, लेकिन है ना, इस शब्द से आगे की जो चीजें हैं ना, वो आप हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, सभी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन मूल्यों को हमें नहीं बताया गया या हमने नहीं सिखाया, उन पॉइंट्स के बारे में भी आज हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। क्या हो गया? मेरी आवाज औरों को अच्छी तरह आ रही होगी, आपके में नहीं आ रही होगी। पता नहीं कैसे कट रही है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो कुछ, तो कह नहीं सकते। ठीक है ना? वो हो सकता है नेट की वजह से थोड़ा इंटरेक्शन ऐसे ही बढ़ जाता है बीच बीच में, कभी कभी गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में, डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक व्यक्ति थे वहां पर जिन्होंने कुछ वाक्य बोले थे। वो वाक्य मैं यहाँ पर एक बार दोहरा रहा हूँ आपको, आप उन वाक्यों को एक बार सुन लीजिएगा, फिर बाद में बताता हूँ वो वाक्य किस व्यक्ति ने ये कहे थे। तो उसने ये कहा था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का भी विरोध किया है। यानी कि अश्वेत अपना प्रभुत्व ना दूसरों पर लाद पाए, या गोरे भी अपना प्रभुत्व दूसरों पर नहीं रख पाए, इसका हमेशा मैंने विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की हमेशा कल्पना की है, ऐसे समाज की स्थापना करने की कोशिश की है या कामना की है, जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ मिलजुल कर एक साथ रहें और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। एक साथ रहें हम सब लोग मिलकर, और इसी चीज के लिए मैं हमेशा जीवित रहना चाहता हूँ और इसे पाना भी चाहता हूँ। और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए हमेशा मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ये एक व्यक्ति ने शब्द कहे थे, और उस व्यक्ति का नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ये व्यक्ति साउथ अफ्रीका में रहते थे, और इसी देश के लिए इन्होंने हमेशा काम किया। इन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे काम किए। ये व्यक्ति जो नेल्सन मंडेला, जिनके कथन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरों की सरकार थी, यानी गोरे अंग्रेजों की जो सरकार थी, उस सरकार को खत्म किया और यहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम किया। उससे पहले इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो कार्य करना चाहते थे वो कार्य साउथ अफ्रीका में रह रहे जो अंग्रेज थे उनके लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने ये सोचा ये काम हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इन्हें, नेल्सन मंडेला को पकड़कर जेल में डाल दिया और उनके खिलाफ मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। उन्हें जो है सात और पांच और दो सात, ठीक है, हाँ, सात सात नेताओं के साथ मिलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और ये कब की बात थी? 1964 की। आप लोग लिख लेना, चाहो तो आप लिख सकते हो, 1964 की बात की है, 1964 में, 1964 में। यहाँ नजर नहीं आए तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, 1964 में। ये जो है सात लोगों के साथ इन्होंने जो है मिलकर इनको पकड़ लिया गया और बंद कर दिया गया। ये किस चीज के खिलाफ इन्होंने विरोध करना शुरू किया था? रंग भेद के खिलाफ। रंग भेद, रंग भेद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको बता देता हूं मैं। इसे हम कहते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड, इस चीज के खिलाफ उन्होंने शुरू किया, यानी काले और जो गोरे लोग होते हैं
उनके खिलाफ जो भेद होती है ना, उस भेद को वो दूर करना चाहते थे। गोरे अपना प्रभुत्व जमाते थे, काले लोगों को कुछ भी नहीं समझते थे, और वो चाहते थे कि इन चीजों को दूर किया जाए, किसी भी तरीके से दूर किया जाए। और वो इस चीज के खिलाफ उन्होंने कार्य शुरू किया, जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया, 7 और नेताओं के साथ में मिलाकर 1964 में, और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आजीवन कारावास समझते हैं ना, पूरे जीवन भर। आया समझ में? हेलो? अगले 28 ईयर्स तक, 28 ईयर्स तक, अगले 28 साल तक ये लगातार जेल के अंदर बंद रहे। 28 साल तक इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की बहुत ही भयानक जेलें। खाने के लिए उतना ही खाना दिया जाता था जितना जरूरी होता था शरीर के लिए। बस वहां पर एक द्वीप है जिसे रीवेन द्वीप कहा जाता है, वहां पर उन्हें कैद करके रख दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गई कहानी नेल्सन मंडेला की, साउथ अफ्रीका की 28 साल की टोटल कहानी, रंगभेद की कहानी, जो कि इन्होंने शुरू की थी किस लिए? खत्म करने के लिए, काले और गोरे का जो भेद होता है उस भेद को खत्म करने के लिए। उस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने ये कार्य शुरू किया, और 1964 में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 28 साल लगातार जेल में रहे, उसके बाद इन्हें आजाद किया गया। आजाद कैसे हुए उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि रंग के भेद के खिलाफ संघर्ष कैसे शुरू हुआ। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष शुरू होता है ना, तो वो संघर्ष शुरू हुआ, यानी स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड के प्रति उन्होंने कार्य शुरू किया। अब रंगभेद जो है ना, एक ऐसा भेदभाव है जो नस्ली भेदभाव है, यानी स्किन के ऊपर होता है। स्किन हमारी काली है तो हम काले लोग हैं, अगर स्किन हमारी गोरी है तो इसका मतलब हम गोरे लोग हैं, और हम अंग्रेजों के उसमें शामिल है। लेकिन अब भारत में तो दोनों प्रकार के लोग हैं, काले भी हैं और गोरे भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो गोरे लोग हैं उनको हम गोरे कहते हैं, और अपने हमारी चमड़ी काली है तो इसलिए हम अपने आप को काला कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारे इंडियंस को, चाहे वो कितना भी गोरा क्यों ना हो या कितना भी काला क्यों ना हो, सभी को वो एक समान मानते थे, एक जैसा ही मानते थे। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, तो ये जो स्थिति थी ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई। अब दक्षिण अफ्रीका में जो ये व्यवस्था थी, ये पूरी व्यवस्था पूरे यूरोप के अंदर लोगों के लिए एक जैसी थी। साथ ही साथ 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारी देश ऐसे थे जो व्यापार करने के लिए यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका में जाना शुरू किया, और वहां वो पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उसी तरह वहां पर हथियारों से और जोर जबरदस्ती से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था, सेम इसी प्रकार से उन्होंने साउथ अफ्रीका की जनता को, वहां की जनता जो थी उसको अपने साथ गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। ये बुरा व्यवहार बहुत ही ज्यादा बुरा था, शर्मनाक था उनके लिए। और शर्मनाक के साथ साथ वो ये बताते हैं कि जो भी कार्य होता था वो कार्य ना उनके लिए बड़ा घृणित भरा था, यानी बहुत घृणा से भरा हुआ उनका काम था। अगर हम बात करें भारत से उल्टे अगर बात करें, तो काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग जो है ना साउथ अफ्रीका में बसे हुए हैं। आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर लगभग जो है ना 70% समथिंग लोग समथिंग कहे जाते हैं कि वो गोरे लोग हैं आज भी। तो 70% अगर गोरे लोग हैं और 30% वहाँ के काले लोग हैं, तो बहुत कम संख्या है ये वहाँ लोगों की। तो अब वो ये बताते हैं कि इस तरीके से वो वहाँ लोगों ने बसना शुरू किया। स्थानीय शासन उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। वहाँ का खुद वहाँ का शासन, पूरा शासन उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, और वहाँ के शासन को वो चलाने लगे। रंगभेद की जो नीति थी उसने लोगों के अंदर चमड़ी के आधार पर, चमड़ी समझ के ना, मैंने बोल दिया स्किन, स्किन के आधार पर वो वहां पर उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, चमड़ी के आधार पर। अखबारों में देखो, सही कुछ जगहों पर देखो, सिनेमा हॉल में देखो, या समुद्र के किनारे देखो, या और जगहों पर प्राइवेटली जो टॉयलेट्स वगैरह होती थी, या जहाँ भी जगह होती थी वहां पर अलग अलग दोनों की भूमिका था। गोरों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग जगह हुआ करती थी। जहाँ भी पार्क हुआ करते थे उनमें जो गोरे थे उनकी बेंचेस पर कभी भी
काले लोग नहीं बैठ सकते थे। अगर कोई बैठ जाता था तो उसके खिलाफ सजा थी, उसे सजा भुगतनी पड़ती थी, या उसे उस समय मार खानी पड़ती थी, या इसके अलावा कुछ और उसे दंड देना पड़ता था। तो ये परेशानियां उनके सामने बहुत ज़्यादा थी। उन्हें मैंने जैसा बताया लगभग 70% मान लो या 75% मान लो इतने गोरे लोग हैं, और वहाँ पर 25% सिर्फ वहाँ की जो मेन जनता है, जो काले लोग हैं, या जो वहाँ की मुख्य जाति है, वो जाति वहाँ पर रहती है। इस प्रकार कई सारे देशों के लोग अब साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं। उन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। कलरफुल कलरफुल है, बहुत सारे कलर हैं। अब हमारी चमड़ी कैसी है, श्रीलंका के लोगों की चमड़ी कैसी है, या बांग्लादेश के लोगों की चमड़ी कैसी है, पाकिस्तानी लोगों की चमड़ी कैसी है, ये उन पर इस चीज पर आधारित है कि कहाँ कहाँ हम रहते हैं। या जापान के लोग कैसे हैं, जितने भी एशिया के लोग हैं सभी को ज्यादातर काली चमड़ी वाला ही कहा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ कहा जाता था, और शेष सभी को छोटा माना जाता था। वहां पर सब छोटे थे, किसी के साथ भी सही व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। जो राइट टू वोट का अधिकार होता है वो भी उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं था। समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरीके से उनके खिलाफ कई सारी नीतियां बनाई गई थी, और काले लोग वहां पर किसी भी तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। रंगभेद की जो शासकीय नीति होती है अस्मिताओं के लिए खास तौर से बहुत दमनकारी थी, बहुत परेशान करने वाली थी। गोरों की बस्तियों में उन्हें बिल्कुल रहने की इजाजत नहीं दी। जब उनके पास परमिट होता था वो परमिट लेकर, परमिट मीन्स पास, तो पास लेकर ही उस जगह पर जा सकते थे। और जितना टाइम पास में लिखा होता था सिर्फ उतने समय तक ही वो उस स्थान पर रुक सकते थे, और उसके बाद उन्हें वहां से जाना पड़ता था। परमिट होने के बाद वो वहां जाकर काम करते थे, उससे पहले वहां वो काम नहीं कर सकते थे। रेलगाड़ी में, बस में, या फिर टैक्सीज में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन आप कह लो पुस्तकालय के अंदर भी, पुस्तकालय के अंदर भी, यानी, और सिनेमाघर में, या फिर आप माने तो समुद्र तट के पास, या कहीं सार्वजनिक शौचालय हुआ करते थे जो, उन जगहों पर भी कहीं पर भी कालों को जाने की इजाजत नहीं थी। और काले लोग जा सकते थे तो उनके लिए अलग स्थान था, और गोरों के लिए अलग स्थान। गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे हम कहते हैं रंगभेद की नीति, पृथक्करण की नीति। यह है पृथक्करण, अलग थलग करने की नीति। और ये अलग थलग थलग करने की जो नीति थी, इसे उन्होंने इस तरीके का इंतजाम किया हुआ था। काले लोग गोरों के लिए जो आरक्षित जगह थी, उनकी जो रिजर्व सीट्स थी, उन सीट्स पर वो बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे, उन जगहों पर वो चाल नहीं सकते थे। उन्हें चर्च में पूजा करने के लिए गिरजाघर में भी स्थान नहीं दिया था, वहां भी नहीं जा सकते थे वो। अश्वेतों को कोई भी संगठन बनाने की आजादी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई ऐसा कार्य करने की आजादी थी कि जो गोरों के खिलाफ हो। तो ये जो भेदभावपूर्ण व्यवहार था, इसका विरोध करने का भी उनको अधिकार नहीं दिया गया था। अगर ये अधिकार वो इस्तेमाल करते थे तो उन्हें पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता था। 1950 में, 1950 तक आते आते अश्वेत यानी जो काले लोग थे, और रंगीन चमड़ी वाले लोग, भारतीय मूल के लोग, रंगभेद प्रणाली के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। कब शुरू किया उन्होंने? 1950 में, 1950 इस समय उन्होंने शुरू किया। और इतना सब करने के बाद उन्होंने जो है अपनी आजादी के लिए संघर्ष किए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने शुरू किए, उन्होंने हड़तालें करना शुरू की जगह जगह। भेदभाव वाली जो ये शासन प्रणाली है उसका विरोध करने के लिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक ऐसी संस्था थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसने जो है लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने एक झंडा बनाया और उस झंडे के साथ उन्होंने सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनमें
कई सारे मजदूरों के संगठन थे, बड़े बड़े मजदूरों के संगठन, छोटे छोटे मजदूरों के संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सबको एक जगह शामिल कर लिया गया। और शामिल करने के बाद अनेक समझदार और जो संवेदनशील गोरे लोग थे, बहुत सारे ऐसे, जरूरी नहीं है आप सोचें कि सभी अंग्रेज खराब थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अंग्रेज खराब थे तो कुछ सही भी थे। जो सही अंग्रेज थे, जो चाहते थे कालों को उनकी आजादी दे दी जाए, वो अंग्रेज इन लोगों के साथ आकर मिल गए और इनके साथ आकर इनके काम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और इस तरीके से रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आकर उन्होंने काम करना शुरू किया और काम करने के बाद उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका बनाना शुरू कर दी। अनेक देशों ने इस अपार्थाइड की यानी रंगभेद की जो नीति थी इसकी आलोचना की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू कर दिया। लेकिन जो गोरी सरकार होती है ना, आप सोचो एकदम से सब कुछ बदल जाए, नहीं बदलता नहीं है ऐसे, वो चीजें बदलने के लिए समय लगता है। गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत लोगों को, काले लोगों को, रंगीन चमड़ी वाले लोगों को उनकी हत्या करी, उनके दमन किया, उन्हें परेशान किया और परेशान करते हुए अपना शासन उन्होंने लगातार जारी रखा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसे हम कहेंगे towards a new constitution। एक नए संविधान की तरफ चलना शुरू किया। अब नए संविधान की तरफ जब जाना शुरू किया गया तो रंगभेद के खिलाफ बहुत संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के साथ साथ सरकार को यह एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती लोगों के साथ बिल्कुल नहीं चल सकती। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी तो इन्हें आजाद भी करना पड़ेगा। अब आजाद करना पड़ेगा तो उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आजाद हो जाएं तो ये हमें परेशान कर लेने लगे। और ये समझ लो आप कि ये काले लोग हैं और ये गोरे लोग, ये हो गया ब्लैक्स और ये गोरे लोग हो गए अंग्रेज यानी इंग्लिश ईस्ट इंडियन लोग। ठीक है, तो दो लोग हैं, आप ऐसा मान के चलिए ये दो व्यक्ति हैं। अगर ये आजाद हो जाते हैं तो इन गोरों को लगता था कि अगर ये आजाद हो गए तो हमने जैसा इनके साथ किया है ना, ये हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। इन्हें ये महसूस होता था और इसीलिए ये इन्हें आजाद जल्दी नहीं करना चाहते थे। गोरी सरकार ने अपनी जो नीतियां थी उसमें बदलाव करना शुरू किया, अपनी चीजों को चेंज करना शुरू किया। भेदभाव वाले जो कानून थे उन्होंने वो वापस लेना शुरू कर दिया, इन्होंने चेंज करना शुरू किया, धीरे धीरे शुरू किया। राजनीतिक जो दल थे उन पर जो प्रतिबंध लगाए थे इन्होंने, वो प्रतिबंध इनसे हटा दिए गए। मीडिया पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदियां भी हटा दी गई। 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद, मैंने बताया था ना कितने साल तक रहे थे, 28 ईयर्स तक रहे थे ना, तो 28 ईयर्स तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आखिरकार आजाद कर दिया गया। आखिरकार उन्हें जब आजाद किया गया तो वो जो डेट थी ना वो थी 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 इस डेट को उन्हें आजाद कर दिया गया। और आजाद करने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका जो था उसे एक नया राज्य बना दिया गया, रिपब्लिक देश बन गया ये। और रिपब्लिक देश बनने के बाद इस देश में चुनाव होना शुरू हुए और जब चुनाव हुए एक नया झंडा आया, दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली जो नीति थी वो यहाँ समाप्त होती चली गई। सभी नस्ल के जितने भी लोग थे उनकी एक मिलीजुली सरकार बनाई गई। ऐसा नहीं था कि इन काले लोगों ने इनको यहाँ से निकाल कर फेंक दिया, बिल्कुल नहीं।
इन्होंने एक मिलीजुली सरकार बनाई। उस सरकार में सब लोग शामिल थे, चाहे वो काले हों, चाहे वो कलरफुल लोग हों, या फिर वो इंग्लिश वाले हों, अंग्रेज हों, कोई भी हो, सभी को उन्होंने शामिल किया और शामिल करके उन्होंने एक नई सरकार बनाई। उस नई सरकार से उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने बोला हम एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जिस रास्ते पर सबको न्याय मिले, किसी के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये सब शुरू हुआ। ये सब शुरू होने में समय बहुत लगता है। धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हुई, बदलती गई चीजें। और सत्ता में रहते हुए उन्हें ये लगता था, गोरे लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि काले लोग हम पर जुल्म डालने लगे। तो नेल्सन मंडेला ने, उनके साथ की पार्टियों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसा आपने हमारे साथ किया, हम आपके साथ बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। स्त्री पुरुष की को समान व्यवहार किया गया सबके साथ, सभी नस्लों के साथ, सभी लोगों के साथ बराबर का व्यवहार हुआ। लोकतांत्रिक मूल्य, न्याय और जो व्यवस्था थी, मानव को जो उनके अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों पर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण शुरू हुआ। और इस तरीके से एक पार्टी का दमन हुआ, उसे हटा दिया गया, उसकी जगह नए तरीके से नए देश की शुरुआत हुई। और जो भी चीज़ थी वो सब दूर की गई। यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में नेल्सन मंडेला की जीत हुई और जीत होने के बाद एक नया संविधान बनकर सभी के लिए तैयार होने लगा। ये नया संविधान जब बना तो सभी लोगों को एक साथ मिलकर बिठाया गया और एक नए संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। 2 वर्ष, लगभग 2 साल लगे इस चर्चा में, और 2 वर्ष और बहुत सारी बहस होने के बाद उन्होंने एक नया संविधान बनाया। और वो संविधान दुनिया में ऐसा कहीं नहीं बना था, ऐसा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान में नागरिकों को जितने भी अधिकार देने चाहिए वो सब अधिकार उन्होंने दिए, वो सब अधिकार उन्होंने दिए। 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद वो समझ चुके थे नेल्सन मंडेला की कितनी परेशानियां लोगों के सामने आती हैं। उसने, दुनिया के किसी भी संविधान ने अभी तक ऐसे अधिकार नहीं दिए जितने कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने दिए हैं अपने लोगों को। साथ ही उन्होंने ये भी फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की जो कोशिश है उसमें किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। हम किसी को भी अलग नहीं करेंगे, ना गोरों को अलग करेंगे, ना रंगीन चमड़ी वालों को, ना कालों को, सबको रखेंगे तो एक साथ रखकर ही उनसे बात हम करेंगे। नहीं किसी को अलग किया जाएगा और नहीं किसी के साथ बुरी दृष्टि से, किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। इस बात पर जो भी सहमति बनी, उन सभी सहमतियों के बारे में अगर हम बात करें तो पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी जिसने जो कुछ किया अब तक हम उन सब चीजों को भूल चुके हैं, एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे, हर समस्या के समाधान में सबको मिलाएंगे और सबके साथ मिलकर ही काम करेंगे। इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान थी उसकी प्रस्तावना लागू की गई और इस प्रस्तावना को बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसमें लिखा गया है। और वो प्रस्तावना आपको भी पढ़ के सुनाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। और ये काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ साथ रहने से, उनके दृढ़ संकल्प के साथ, उन्हें उनके जो पुराने कड़वे जो अनुभव थे उन चीज़ों से उन्होंने सीखा और सीख कर उन्होंने एक नए तरीके से ये बात शुरू की। नेल्सन जो मंडेला थे उन्होंने ही अपने ही शब्दों में ये बातें कही थी और वो हम समझते हैं। उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों को की बातें तय करता है, दोनों की बातें देखता है, चाहे पीछे का हो या फिर आगे का, हम दोनों की तरफ देखते हैं। एक तरफ तो ये एक बहुत ही पवित्र समझौता है और दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे के साथ ये मिलकर वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेद, क्रूर, दमनकारी इतिहास को फिर से कभी भी नहीं दोहराएंगे, ना ही कभी दंगे करेंगे। ये अपने देश को एकदम मजबूत करने वाली बात है। इसके सभी लोगों के द्वारा वास्तविक और साझा करने की चीजें हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि श्वेत, अश्वेत, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, वो देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। और ये बात कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की थी। और इसके बाद
इस देश के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनकर भी नेल्सन मंडेला को लाया गया। सबसे पहले यहाँ के जो राष्ट्रपति बने 1994 के बाद वो नेल्सन मंडेला ही थे और उनके नेतृत्व में ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को आज? हेलो क्लास, चलिए अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप एक बार। आज यहीं तक रखेंगे हम लोग पॉइंट्स।